तो जनरली क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं मेंबर में से होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का लॉ मैंने पढ़ा है और यूके के लॉ को भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, एक आध दिन में भी शायद बता दूं। सर्टन केसेस में लॉ में लिखा है कि कुछ लोग कंपनी के मेंबर नहीं होते फिर भी डायरेक्टर बन सकते हैं। ये सिर्फ आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक व्यू लेने के लिए। आपकी कंपनी का जो सीईओ होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपने सुना होगा ये कंपनी का ये जनरली डायरेक्टर नहीं होता, ये मुलाजिम होता है। कंपनी अपने लिए जो भी बंदा मार्केट का एक्सपर्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसे सीईओ के तौर पे लेती है, जिसने पूरी कंपनी रन करनी होती है। अब अगर आपका सीईओ डायरेक्टर्स में से भी हो सकता है, आप एक कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट भी की है, आप बैठते भी हैं, शौक भी है आपको, आपको उन्होंने कहा यार तुम डायरेक्टर तो हो ही, हम बाहर से सीईओ क्यों लाएं, तुम एक्सपर्ट भी हो, तुम ही सीईओ बन जाओ, तो डायरेक्टर कैन ऑल्सो भी सीईओ ऑफ द कंपनी। एट द सेम टाइम वो डायरेक्टर भी हो सकता है और सीईओ भी। लेकिन जनरली जो बड़ी कंपनीज है ना, वो डायरेक्टर्स में से सीईओ नहीं बनाती। एक तो ये रीजन है कि डायरेक्टर सारे पैसे वाले लोग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि सारा दिन एक ही जगह बैठे रहे। उन्होंने 10 जगह काम किए होते हैं और अरबपति लोग होते हैं, वो बैठना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं यार हमसे पैसे ले लो, लेकिन हमें ये ना कहो कि एक ही जगह बैठे रहे मुलाजमों की तरह, क्योंकि वो तो मल्टी डायमेंशनल लोग होते हैं। तो डायरेक्टर जनरली क्या करते हैं कि एक्सपर्ट जो बंदा है मार्केट का, जो उस फील्ड का होता है, उसे अपना मुलाजिम या एम्प्लॉय बना के सीईओ बना देते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट में ये लिखा होता है जनरली कि आप चाहे कंपनी के शेयर होल्डर या मेंबर नहीं भी हैं, आप मुलाजिम हैं लेकिन आप सीईओ हैं, यू आर डीम टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपने पूरी कंपनी चलानी है। तो हर डिसीजन में आपका फिर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये तो नहीं डायरेक्टर खुद ही बैठ के फैसला करें और आपको बता दें भाई ये फैसला हो गया, तुमने भैया इम्प्लीमेंट करना है। आप कहेंगे सर आपने मुझसे जिक्र ही नहीं किया। तो मुझसे भी तो पूछ लें कि ये पॉसिबल है कि नहीं, एक्सपर्ट तो मैं हूँ। तो कंपनी लॉ में ये लिखा होता है जनरली कि सीईओ चाहे कंपनी का मालिक और डायरेक्टर है कि नहीं है एक्चुअली, चाहे इवन उसके पास शेयर है कि नहीं, बट ही इज डीम्ड टू बी डायरेक्टर। तो सीईओ कंपनी का डायरेक्टर कंसिडर होता है। लिहाजा जब डायरेक्टर बैठेंगे तो उसके अंदर लाजमी है एज पर लॉ के सीईओ को भी अंदर बिठाया जाए। ये बात समझ आई? तो सीईओ अपनी ओपिनियन भी देगा कि आप फैसला तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मुझसे पूछे ना, मैं तो प्रैक्टिस में हूँ, मैं तो ये काम करता रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ और सोचें। तो वो अपने डिसीजन देता है। तो सीईओ वो बंदा है फिर जो मेंबर भी नहीं है, जो डायरेक्टर भी नहीं है, जो मेंबर भी नहीं है लेकिन वो डायरेक्टर है। तो ऐसे सर्टन केसेस में अब लॉ आ गए हैं जिसमें लिखा है कि सर्टन केसेस में कुछ सर्टन लोग कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन जनरली जनरल रूल यही है कि डायरेक्टर शुड बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक हो गया? तो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने देना था। यहाँ वो कह रहा है कि वो डायरेक्टर जो हैं जनरली उनके पास शेयर होते हैं, जनरली नहीं होते ही हैं, सर्टन केसेस में नहीं होते। जैसे मैंने कहा था सीईओ के पास शायद शेयर एक भी शेयर ना हो लेकिन वो कंपनी का डायरेक्टर होगा। इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। हाउएवर, of the larger 100 UK companies, director typically own less than 1% of the shares of the company they work for। ठीक है? तो यूके की वो बात कर रहा है कि जो टॉप 100 कंपनी था उसमें जो डायरेक्टर है जनरली इनके पास 1% शेयर है सिर्फ। बाकी सारे शेयर किनके पास हैं? आम पब्लिक के पास, आम लोगों के पास। लेकिन 1% से भी कम शेयर लेके भी वो कंपनी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं। कंपनी को डिवाइस उन्होंने किया, कंपनी का आइडिया वो लेके आए, कंपनी चलानी उन्होंने है। आपको और मुझे तो पता ही नहीं है इतना ह्यूज स्ट्रक्चर कैसे चलाना है। हम तो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, शेयर खरीद के हम खुश हो जाएंगे कि भाई हम कंपनी के मालिक बन गए। हमें एक दिन बिठा दिया जाए कंपनी में कि सारी तुमने चलानी है, हमारे तोते उड़ जाए। ये वो लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इन चीज में चल रहे होते हैं, फिर वो पैसे नहीं लगाते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज लगाते हैं, पैसा आपसे लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि पैसा किसी और का, एक्सपर्टीज किसी और की, दोनों मिलकर खाते हैं। समझ आ रही है? मैं बेसिकली कॉन्सेप्चुअली आपको समझाना चाह रहा होता हूँ इसलिए कि आपके पीछे पूरी स्टोरी बन जाए कि आपको समझ आए। एनी हाउ, टिपिकली लार्ज लिस्टेड कंपनीज आर ओन्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैं सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा, जो नहीं समझ आती मुझसे पूछ लें, बड़ी क्लियर सी बात है। सच एज पेंशन फंड, ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स। पेंशन फंड, पेंशन की बात नहीं हो रही, फंड की बात हो रही है। ट्रस्ट मैंने भी कहा था एक स्ट्रक्चर होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, वो बैंक्स होते हैं जो खुद बताते खुद कंपनीज होती हैं, जो मुख्तलिफ जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लोन देते हैं और वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं। अब ये लोग भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर ले सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी। कंपनी अपने ओनर से हटके एक सेपरेट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, अपने नाम से लोन ले सकता है, दे सकता है, तो अपने नाम से इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो ये एक कंपनी में जो शेयर होल्डर होंगे वो मैं भी हो सकता हूँ, यासर सज्जाद इज ए शेयर होल्डर, आप भी हो सकते हो। अब्दुल्ला है आपका नाम भी ना, अब्दुल रहमान भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें एबीसी लिमिटेड भी शेयर होल्डर हो सकती है, इसमें एबी लिमिटेड पेंशन फंड भी इन्वेस्टर हो सकता है, इसमें जेएस इन्वेस्टमेंट बैंक भी शेयर होल्डर हो सकता है। तो शेयर होल्डर फिर दो तरह के हो गए, एक इंडिविजुअल्स ह्यूमंस
और एक नॉन ह्यूमन जो बॉडीज हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो अपने नाम से भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक और चीज़ निकालूंगा, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ अपने नाम से, क्या मैं उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ? यस, कैसे? इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, सारे मेंबर वोट दें, अगर मैं ले जाता हूं तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। अब एबी लिमिटेड दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर है, क्या एबी लिमिटेड दूसरी कंपनी की डायरेक्टर बन सकती है? कॉमन सेंस क्या कहती है? नहीं, मेंबर शेयर लेके बन सकते हैं। शेयर ले लिया ना, डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर का काम क्या होता है? डिसीजन लेना, बैठना, आपस में डिस्कस करना, फैसले करना। कंपनी जा सकती है किसी मीटिंग में? कंपनी, जब कंपनी का दिमाग होता है, कान होता है, आंखें होती है, वो तो स्ट्रक्चर है, लेकिन वो शेयर होल्डर तो है। इसका मतलब है, आप खुद कह रहे हो, अगर मैं लॉजिकली पूछूं, एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है? अभी तक जो हमने पढ़ा है वो तो हो सकती है। क्या डायरेक्टर हो सकती है? नहीं, क्योंकि डायरेक्टर के लिए ह्यूमन होना जरूरी है, तो लॉ में यही लिखा हुआ है। शेयर होल्डर इंडिविजुअल ह्यूमन भी हो सकता है, नॉन ह्यूमन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर के लिए लाजमी है डायरेक्टर शुड बी अ ह्यूमन। नॉन ह्यूमन चीज डायरेक्टर नहीं हो सकती। लेकिन एक कंपनी शेयर होल्डर है, वो कहती है जी हमने अपने बीओडी में अपना एक बंदा बैठाना है, हमने 40% शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसका राइट बनता है कि नहीं? अब खुद तो आ नहीं सकती, फिर क्या करेगी? अपने किसी बंदे को नॉमिनेट करके भेज देगी। वो कहेगी हमारा सीईओ आपका डायरेक्टर है, कर सकती है ना? तो फिर उसे नॉमिनेट करना पड़ता है, वो खुद तो नहीं आ सकती। अब शेयर होल्डर कौन है? कंपनी। लेकिन बीओडी में कौन आ रहा है? कोई बंदा। उस बंदे के पास कितने शेयर हैं? कुछ भी नहीं। तो ये दूसरी एग्जांपल हो गई कि डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। इस तरह की चार पांच और चीजें हैं। इसे कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। कौन सा? किसने नॉमिनेट किया है? इसकी कंपनी ने। कहाँ नॉमिनेट किया है? दूसरी कंपनी में। ये नॉमिनी डायरेक्टर है। कंपनी जब चाहे अपना नॉमिनी डायरेक्टर चेंज कर दे। आज उसने मुझे बना के भेजा है, एक साल बाद या 6 महीने बाद, नहीं यार, यहाँ से तो बाहर जा रहा है, हम इसे बाहर भेजने हैं, अब्दुलरहमान को डायरेक्टर बना दें। कंपनी भी अपने यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर चेंज कर सकती है। एक्चुअली वो बंदा डायरेक्टर नहीं होता, एक्चुअली उसके पीछे कंपनी के शेयर्स होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। तो इस तरह की और भी ऑप्शन मौजूद है जो आप F4 में पढ़ोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। These individuals and entities will not have any involvement in the day-to-day running of the business। अब वो डे टू डे रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, वो तो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर तो नहीं है। डे टू डे रनिंग में तो डायरेक्टर आएंगे, और उसके नीचे प्योरली डे टू डे रनिंग में कौन आएगा? सीईओ। डायरेक्टर भी डेली नहीं बैठेंगे, जब जरूरत होगी आएंगे, मीटिंग करेंगे, अपनी इंस्ट्रक्शन देंगे और चले जाएंगे। पूरा दिन कौन बैठेगा? एक एक चीज पे नजर कौन रख के बैठेगा? सीईओ। तो ये टीम क्या बनती है? सबसे ऊपर मेंबर्स, मेंबर से नीचे बीओडी, और बीओडी से नीचे सीईओ। मेंबर तो घर ही बैठेंगे, वो तो बहुत ही कम आएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बीओडी जब जरूरत होगी अपने आएगा, मीटिंग करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा और चला जाएगा। सीईओ फुल टाइम बैठेगा, जैसे एक एम्प्लॉय बैठ कर 9 to 5 एक एक चीज देख रहा होता है, सीईओ पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होगा। और सीईओ किसे रिपोर्ट करेगा अपने मैटर्स की, या इंस्ट्रक्शंस किससे लेगा? बीओडी से। डायरेक्टर नहीं कहना, बीओडी। अथॉरिटी डायरेक्टर के पास नहीं होती, बीओडी के पास होती है। 7 बंदे अगर डायरेक्टर हैं तो किसी एक बंदे के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, 7 में से जब 4 इकट्ठे होंगे तब अथॉरिटी आएगी। तो याद रखना है कि जब भी कोई आपसे पूछे कि कंपनी कौन चलाता है, तो आप कहेंगे बीओडी चलाता है। आपने ये नहीं कहना डायरेक्टर चलाते हैं। डायरेक्टर से कॉन्सेप्ट आ सकते हैं कि इंडिविजुअल डायरेक्टर की भी बात हो रही है। डायरेक्टर कोई चीज नहीं है, अगर वो अकेला रह गया, 6 एक तरफ हो गया, तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई, इसकी एक भी बात नहीं मानी जाएगी। तो आपने जब भी बात करनी है वो करना है, कंपनी कौन चलाता है? बीओडी। और बीओडी कैसे फैसले करता है? मेजोरिटी से। जितने डायरेक्टर होते हैं, जो मेजोरिटी कह देती है वो बीओडी का फैसला हो जा। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखना है। आगे है जी, इमेजिन इफ यू हैड टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स एवरी टाइम द बिजनेस नीडेड टू मेक अ डिसीजन सच एज द हायरिंग ऑफ ए न्यू मेंबर ऑफ स्टाफ और विच लीजिंग कंपनी टू रेंट कार्स फ्रॉम। वो कह रहा है कि अब सपोज करें कि कंपनी के 10,000 मेंबर्स हैं, और आपने एक मुलाजिम रखना है, पीएन रखना है। आप फैसला करना है, पीएम तो नहीं कहना चाहिए, मैनेजर फाइनेंस रखना है। आप फैसला करें तो क्या पूरी दुनिया से सारे मेंबर इकट्ठे करेंगे कि आओ जी इकट्ठे हो जाओ, हमने जी 1 लाख रुपए का मैनेजर फाइनेंस रखना है? तो पॉसिबल ही नहीं है। ये काम कौन करेगा? बीओ। वो तो 8-10 बंदे होंगे, उन्हें इकट्ठा कर लोगे। वो तो करने आसान है। तो बताना ये चाह रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो बीओडी कर सकता है, मेंबर तो कर ही नहीं सकते। हर मेंबर अपने काम में बिजी है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी इकट्ठे हो जाए। तो फिर हमने स्ट्रक्चर क्या बनाया? मेंबर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बड़े डिसीजन के लिए मीटिंग उनकी होंगी। जो डे टू डे डिसीजन है वो बीओडी खुद ही कर लेगा, और जो बिल्कुल ही डे टू डे है, जैसे पीएन रखना है, तो पीएन के लिए बीओडी बुलाना भी मुनासिब है कि नहीं?
पीएन रखने के लिए। बीओडी की भी जरूरत नहीं है। एक बी डायरेक्टर कराची बैठा है, कि इस्लामाबाद है, एक लाहौर में है। आप कहते हैं सर आ जाएं, और हर एक को 3-3 लाख रुपया देंगे जी मीटिंग में आने का, आपको 40 लाख रुपये कॉस्ट आएगी, और डिसीजन क्या लेना है जी, 20,000 रुपये का पीएन रखना है। तो वो तो बेतुकी बात है। तो फिर पीएन रखने की अथॉरिटी किसके पास होगी? सीईओ। वो सीईओ से पूछेंगे सर रखना है, सीईओ तो बैठा ही है ना, वो कहेंगे हाँ रख लो, खत्म। तो फिर 3 तरह के डिसीजन होते हैं कंपनी में। वो डिसीजन है जो लॉ में लिखा है, जिनके लिए मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, उसके लिए सारे मेंबर को इकट्ठा करना पड़ेगा, वो बहुत बड़े डिसीजन होते सर ये जितना भी शेयर हो मतलब मिनिमम शेयर लिया हो हैं। क्या उसको मतलब? इन्वॉल्व करते हैं। आपने नोटिस हर एक को भेजना है। अब वो आए ना आए वो तो उसकी मर्जी है ना। लेकिन फिर जब फर्ज करें मेरे 100 मेंबर्स हैं, अब बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगेन हम फिर फोर की तरफ चले जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें इंगेज नहीं होना चाह रहा। मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ आजकल। 100 मेंबर है, 100 में से अगर 60 मेंबर आ गए, 40 नहीं आए अपने मसूलियत की वजह से, उन्होंने 60 का डिसीजन ले लिया, तो ये इफेक्टिव होना चाहिए कि नहीं? यस सर। 60 में सिर्फ 2 मेंबर आए, 98 नहीं आए, अब इन्होंने दो ने फैसला किया, ये इफेक्टिव होना चाहिए कि नहीं? नहीं। नहीं। तो कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, कोरम का वर्ड है। कोरम का मतलब है कम से कम इतने मेंबर हों तो ही फैसला ठीक होगा, इससे कम पे वो फैसला इफेक्टिव नहीं हो। तो कोरम ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, कोरम ऑफ एन अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, हम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, उसने 3 क्लासेस बनाई है, तो कोरम है, उससे कम मेंबर हैं तो फैसला इफेक्टिव ही नहीं होगा। ये सारे रूल एंड रेगुलेशन आपके कंपनीज एक्ट में लिखे हैं। तो वही आपके सवाल का जवाब है। पूरी दुनिया से 10,000 मेंबर हैं, तो लिस्टेड कंपनी का कोरम होता है 25% ऑफ वोटिंग राइट, और मिनिमम कितने थे? मेरे ख्याल 10 मेंबर्स हैं। तो अगर 10 मेंबर 10,000 में से आ गए और उनके पास 25% वोटिंग राइट्स हैं, तो उनका फैसला ठीक है। लेकिन अगर इससे भी कम आए, तो उस मीटिंग की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही ना फिर सारे मेंबर्स को। तो ये सारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, और ये F4 में आप पढ़ोगे। ठीक है ना? तो ये आपने पढ़ लेना, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया, नीचे आ जाए, इट वुड फार टू लॉन्ग टू मेक दिस डिसीजन एंड कंसेंसस। तो बात वही जो मैं बताना चाह रहा था, कि फिर उन्होंने कहा कि मेंबर डिसीजन ना करें, जनरली बीओडी कर ले और कंपनी चलती रहे। इंस्टेड डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड टू मैनेज द बिजनेस, वही वाली बात हो गई। अनफॉर्चुनेटली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओनर एंड डायरेक्टर ऑफन कन्फ्लिक्ट। जो डायरेक्टर के ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और हो जाते हैं, होने नहीं चाहिए। ओनर के जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और हो जाते हैं। ओनर का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी बेहतरीन चले और हमें प्रॉफिट मिले। जबकि डायरेक्टर का ऑब्जेक्टिव कुछ और भी होता है। हर डायरेक्टर को मीटिंग में आने के 3 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो तो हम ही मीटिंग भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मीटिंग की जरूरत भी नहीं, कहेंगे मीटिंग कॉल करो, हम तो 3 लाख कमाएं, तो शेयर होल्डर को बुरा नहीं लगेगा? यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरा पैसा खाई जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं थी, क्या इन्होंने 3-3 लाख करके 20 लाख रुपया ले लिया इस मीटिंग का, क्या जरूरत थी? तो ऑब्जेक्टिव कभी कभी कंफ्लिक्ट कर जाते हैं, होने नहीं चाहिए। डायरेक्टर शुड बी ऑनेस्ट एनफ, तो वो क्या फैसला करें, पहले अपना फायदा देखें या शेयर होल्डर्स का फायदा देखें? शेयर होल्डर का। तो हम कहते हैं कि दरम्यान एक रिलेशनशिप है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें आप कहते हैं कि इस बंदे की जिम्मेदारी है कि अपने बेनिफिट से पहले उस बंदे का बेनिफिट देखे। जैसे पेरेंट और छोटे बच्चे में फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। ये पेरेंट का फर्ज है कि छोटे बच्चे का ख्याल करे, अपना फायदा ना देखे, छोटे बच्चे का फायदा देखे। लॉयर और उसके क्लाइंट में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। लॉयर का फर्ज है कि अपनी फीस ना देखे, जबरदस्ती फीस ज्यादा लेने की कोशिश ना करे, लॉयर के लिए पूरा जोर लगा दे। लॉयर का इंटरेस्ट देखे कि लॉयर के लिए मुझे क्या, क्लाइंट का इंटरेस्ट देखे कि क्लाइंट के लिए मुझे क्या करना है। डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। डॉक्टर अपनी फीस बाद में देखे, पहले ये देखे कि मुझे पेशेंट को क्योर करना है, मेरी जिम्मेदारी है। तो डायरेक्टर्स और कंपनी के दरमियान भी फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। डायरेक्टर एजेंट होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लिहाजा उनका फर्ज है कि अपने बेनिफिट से पहले मेंबर्स का बेनिफिट देखें। ये वो बात आगे कर देगा, ठीक है ना? तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। जी। उनके ऑब्जेक्टिव कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है, wealth they might both have the objective of increasing their own personal wealth. If the director increase their own salaries and bonuses, this reduces the profit available to the shareholder। वही बात हो गई। जो वो काम कर रहे हैं उसका तो जायज सैलरी उनका हक है, वो तो लें। लेकिन नाजायज सैलरी लेना शुरू कर दें तो वो तो गलत है। तो ये वो बात कर रहा है कि इनका ऑब्जेक्टिव बात का अनफॉर्चुनेटली चेंज हो जाते हैं, फिर उसके लिए लॉ में लिखा हुआ है। लॉ में उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि डायरेक्टर एक हद से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। ऑल्सो द डायरेक्टर्स विल नॉर्मली बी रिवॉर्डेड फॉर द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अगर फाइनेंशियल सक्सेस हो गई बिजनेस की, तो डायरेक्टर की सैलरी या बोनस की फॉर्म में ठीक ठाक पैसे मिलेंगे।
तो वो इन चीज़ों को फिर वो देख रहे होते हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू द रिस्क दैट बायस में बी इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो अगर है कि अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं तो डायरेक्टर को अच्छे पर्क्स मिलेंगे। अब एक्चुअली अच्छे प्रॉफिट नहीं है, और डायरेक्टर अपने पर्क्स के चक्कर में क्या करेगा, आर्टिफिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, फॉल्स रिपोर्टिंग करके शो करेगा बहुत प्रॉफिट्स हैं जबकि एक्चुअली नहीं होंगे। फिर ये इस तरह भी बात जा सकती है। फिर उसे कंट्रोल कैसे करना है, ऑडिट के थ्रू। फिर एक लॉ में इंट्रोडक्शन दे दिया गया कॉन्सेप्ट के, फिर मेंबर्स एक ऑडिटर अपॉइंट करें, ऑडिटर आगे सब कुछ चेक करे डायरेक्टर ने क्या किया और अपनी रिपोर्ट दे के इन्होंने सब कुछ ठीक किया है या ठीक नहीं किया। फिर आगे चेक एंड बैलेंसेस भी लॉ लगाता चला जाता है। ठीक है ना, एक चीज से दूसरी चीज रिलेट होती है। अब काम डायरेक्टर कर रहे हैं, पैसा मेंबर्स के, और मेंबर तो घर बैठे हैं। अब मेंबर कंफर्म करना चाहते हैं कि डायरेक्टर हमारा ख्याल कर रहे हैं कि अपना कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करके भेज देंगे, जाओ चेक करो। ऑडिटर मेंबर्स की तरफ से आएगा और डायरेक्टर की सारी चीजें चेक करेगा और मेंबर्स को रिपोर्ट कर देगा कि भाईजान आपके डायरेक्टर ने ठीक काम नहीं किया हुआ, इन्होंने अपने नाजायज पर्क्स रखे हुए। तो एक चेक लग गया। तो ये फिर सारी चीजें आपस में रिलेट करती चली जाती हैं। और सर ये बीओडीज की जो सैलरीज वगैरह होती हैं और ये चीजें बोनसेस वगैरह भी किस तरह कौन मैनेज करता है? आप बताएं, ये अप्रूवल कौन देता होगा, किसे देनी चाहिए कि डायरेक्टर के क्या सैलरीज क्या पर्क्स हैं, किसे अप्रूवल देनी चाहिए, मेंबर्स को। मेंबर्स की एक मीटिंग होगी जिसे जनरल मीटिंग कहते हैं, वो सबको नोटिस जाएगा कि जो आना चाहते हैं आ जाए। वही कोरम वाली बात होगी, अगर कोरम पूरा है उसमें डिस्कशन होगी, उसमें बाकायदा अप्रूवल दी जाएगी कि हम डायरेक्टर को ये पक्ष दे रहे हैं और इस तरह से ये ले सकते हैं। फाइनल अप्रूवल कंपनी में याद रखना है हर चीज की डायरेक्ट मेंबर्स के पास ही। इवन कंपनी में लिखा भी है ना कि डायरेक्टर ये कर सकते हैं, उसकी भी फाइनल अप्रूवल मेंबर्स की है। अगर ये साबित हो जाता है कि मेंबर इस पे एग्री नहीं है तो मेंबर इन्हें कह सकते हैं कि ना भाई हम नहीं मानते, ये चीजें वापस करो। मेंबर्स के पास पूरी एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन डायरेक्टर के पास इसलिए पावर दी गई कि मेंबर होते नहीं है ना कंपनी में, वो तो घरों में बैठे हैं, तो डायरेक्टर को वक्ती तौर पे पावर दी गई है। लेकिन अगर डायरेक्टर पावर को मिस यूज करते हैं या सर्टन मोड में यूज करते हैं, मेंबर नहीं मानते, तो मेंबर कह सकते हैं सॉरी, आपकी इस एक्टिविटी को हम नहीं मानते, रीइंबर्स करो कंपनी को। Yes, sir. ये याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को ना। बाय डिफॉल्ट अगर कंपनी एक्ट में लिखा भी है कि डायरेक्टर ये कर सकते हैं ना, फिर भी अल्टीमेट जो पावर है वो मेंबर्स के पास है, ये याद रखना। अच्छा जी, ऑल्सो द डायरेक्टर विल नॉर्मली बी रिवॉर्डेड, वो सारा कर लिया हमने। आ गया जी, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायरेक्टर्स एक्टिंग इन देयर ओन इंटरेस्ट। इस चीज को कम कैसे किया जा सकता है कि डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट में काम ना करें, कैसे, एक तो ऑडिट, एक टेक्निक मैं तो वो रीजन बता दिया, क्या कहते हैं टेक्निक बता दी, और रेगुलेट कौन करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या गवर्नमेंट का कोई इदारा, वो ऐसे लॉ बना दे। डायरेक्टर को कहे कि तुम हर महीने या हर साल ये स्टेटमेंट बना के हमें भी भेजोगे, तो गवर्नमेंट भी अपना चेक एंड बैलेंस लगेगी कि तुमने ये क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं किया। तो मल्टी डायमेंशनल चेक लगे होते हैं डायरेक्टर्स पे, Yes, sir. याद रखना है। इसने इन्होंने सर्टेन इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को भी भेजनी होती है। वहां भी लोग इन्हें पढ़ रहे होते हैं कि इन्होंने लॉ के मुताबिक किया नहीं किया, ज्यादा तो नहीं कुछ कर दिया एटसेट्रा। तो इन पे एक से ज्यादा चेक लगे होते हैं डायरेक्टर्स पे, याद रखना है। तो क्या लिखा है जी, and not being accountable to the shareholders, an effective system of corporate governance to encourage effective and responsible management of companies, along with having annual financial statements subject to their third party examination. Third party examination, audit. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नमेंट का लॉ डायरेक्टर्स के बारे में कि डायरेक्टर ये करेंगे, डायरेक्टर ये नहीं करेंगे, और हर साल हमें बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो डबल चेक लगा हुआ है। एक तरफ थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन का चेक लगा हुआ है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लॉ के तहत गवर्नमेंट का भी चेक लगा। ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल ऑडिटर आ गया, ये मैंने आपको काफी डिटेल से भी ऐसे बता ही दी है। कौन अपॉइंट करता है इन्हें, मेंबर्स करते हैं, डायरेक्टर्स नहीं करते। डायरेक्टर को तो चेक करना है, तो ये लॉ में लिखे हैं मेंबर्स। और मेंबर कैसे अपॉइंट करेंगे, मीटिंग होगी, उस मीटिंग का नाम क्या है, जनरल मीटिंग। मेंबर्स की मीटिंग कॉल होगी, उसका एजेंडा ही ये होगा कि ऑडिटर अपॉइंट करने हैं, मेंबर डिस्कस करेंगे, जो उन्हें ठीक लगेगा उसे ऑडिटर अपॉइंट कर दें। ठीक हो गया ना, ये पूरा एक पूरा लॉ है जो F4 में आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। एनी हाउ इसे पढ़ लेना है आपने। एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर कहा जाता है। एक्सटर्नल ये बाहर से आते हैं, कंपनी का मुलाजिम नहीं होते, कंपनी के अंदर नहीं होते। एक इंटरनल ऑडिटर भी होता है, वो कंपनी का एम्प्लॉई होता है।
वो रेगुलर बेस पे कंपनी में बैठता है 9 to 5, वो सारी चीज़ों को दे के मैनेजमेंट को कह रहा होता है भाई ये काम गलत कर रहे हैं, ये ठीक करें, इसे ऐसे कर लें, इसे वैसे कर लें। वो इंटरनल ऑडिटर कहलाता है, उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं और उसके अपना स्कोप है और उसका अपना तरीक़ाकार है। ये हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स की, इनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनकी अपनी फर्म्स होती हैं, अपनी प्रैक्टिस होती है, इन्हें कंपनी कहती है आओ ऑडिट कर दो, आते हैं ऑडिट करते हैं और चले जाते हैं अपनी फीस लेके। इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। मतलब मैं भी एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, मेरी अपनी फर्म है इस वक्त अपने नाम से। तो अगर मुझे कोई ऑडिट देगा तो मैं जाऊंगा, अपनी टीम भेजूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। ऑडिट करूंगा, मैं रिपोर्ट साइन करूंगा और मेरा काम खत्म। तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ ना फिर, मेरा तो कंपनी से ताल्लुक नहीं। अगर मुझे पैसे की हिर्स नहीं है और कंपनी मुझे 10 लाख रुपया दे रही है फी, तो फिर तो शायद मैं हिर्स में पड़ जाऊँ और गलत रिपोर्ट दे दूँ। अदरवाइज मैं, मुझ पर कंपनी का प्रेशर कोई नहीं है, तो मैं तो क्लीन रिपोर्ट ही दूंगा, जो मुझे नजर आता है मैं वही बोलूंगा, क्योंकि मेरा तो कंपनी से कोई लेना देना नहीं, एटसेट्रा। तो उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक हो गया। नीचे द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, ये जो बॉक्स में है। और यहाँ पे हम खत्म करते हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये अब हम कल पढ़ेंगे। आप मुझे आइडिया दे दें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब होगा, फिर अभी हमने गवर्नमेंट का वो लॉ जो किस चीज को डील करेगा। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एक है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट भी तो लॉ ही है ना, और कंपनी से रिलेटेड है। ये किस चीज को डील करता है, कंपनी बनानी कैसे है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, फिर कंपनी कौन सी हमें रिपोर्ट देगी, क्या करना है, कैसे करना है, कंपनी ये करेगी या नहीं करेगी, ये भी तो लॉ मौजूद है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अलग लॉ है। वो किस लिए है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कंपनी चलानी कैसे है, कंपनी चलती कैसे है, बीओडी चलाता है। डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, उनमें से इलेक्टेड जो है मेंबर्स कितने होने चाहिए। अब जो मेंबर्स हैं उनका अपना इंटरेस्ट है कंपनी में कि नहीं, वो तो हर चीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचेंगे, एक डायरेक्टर की हैसियत से या मेंबर की हैसियत से। वो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट तो नहीं देखेंगे, वो किसी और थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो नहीं देखेंगे, जो किसी हद तक देखना चाहिए। और फिर बीओडी में कोई ऐसे बंदे भी होना चाहिए जिनसे कंपनी से कोई ताल्लुक ही ना हो, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन देंगे, यार ये तुम जो डिस्कस करो उसमें ये मसले हैं, होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी का मेंबर हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं, ना उसका कंपनी से किसी किस्म का कभी ताल्लुक रहा होगा ना होगा। कंपनी उसे भी अपने बीओडी में लेगी, सर्टन नंबर्स को लेगी। उसका फायदा क्या होगा, बाकी मेंबर्स, डायरेक्टर तो मेंबर है, वो तो अपनी मेंबरशिप के हिसाब से अपना फायदा भी देखेंगे, हमने ये फैसला कर लिया तो शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो इन चीज़ों से गर्ज ही कोई नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर फैसला देगा, नहीं यार वो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ने कम होना अलग बात है, लेकिन मुझे ये फैसला ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा। अब ये सारी बातें कि बीओडी कैसे बनेगा, बीओडी में फीमेल मेंबर्स कितनी होंगी, बीओडी कौन से काम करेगा, कैसे चलाएगा, कौन सी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगा, बेसिकली कंपनी को चलाने के जो रेगुलेशंस है ना, उसके लिए एक अलग लॉ बना दिया गया है जिसका नाम है कोड, पाकिस्तान में तो उसका नाम है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यूके में भी ऐसा ही कोई नाम होगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और एक सिंपल कंपनीज एक्ट में क्या फर्क है, थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। कंपनीज एक्ट तो ओवरऑल कंपनी से रिलेट करता है, हर चीज को डील करेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्पेसिफिकली कंपनी रन कैसे करनी है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, उन पे बात करता है ज्यादा। ठीक हो गया। तो कल हम इंशाल्लाह कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बात शुरू करेंगे। ठीक हो गया, तो आज के लिए काफी है, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन। नहीं सर। कल हमारा चैप्टर भी खत्म खत्म ही है एक तरह से, कल हम खत्म कर देंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक हो गया जी। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।